गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ई केमिस्ट्री एकेडमी में। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं कि जो भी आपको पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, या फिर जो भी क्वेश्चंस आपको मैं लिखने को बोलूँ तो वो ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी शायरी। तो अर्ज क्या है, आप घर पे बैठे बैठे इरशाद बोल सकते हो। तो और लास्ट में आपको वाह वाह तो ज़रूर बोलना है। ठीक है, अच्छी लगेगी कि मुझे पता है। तो अर्ज किया है एक मोटिवेशनल शायरी आपके लिए कि जिस काम के लिए जन्म हुआ है अभी तो वो बात बाकी है। जिस काम के लिए जन्म हुआ है अभी तो वो बात बाकी है। अरे दिन ही खत्म हुआ है ना, अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे दिन ही खत्म हुआ है ना, अभी तो पूरी रात बाकी है। और यूं खामोश होके मत रुक जाना ऐ मेरे दोस्त। यूं खामोश होकर के मत रुक जाना ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि अभी मंजिल से मुलाकात बाकी है। क्योंकि अभी मंजिल से मुलाकात बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट क्लास में आपको मैंने सिखाया था, ये पार्ट 3 है स्टीरियो केमिस्ट्री का। पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी कंपाउंड में रिंग के अबाउट जीआई कैसे चेक करते हैं। अगर कोई हमको रिंग वाला कंपाउंड दे रखा है तो उसमें हम जीआई कैसे चेक करते हैं। तो रिंग में जीआई चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, कोई भी 2 sp3 कार्बन ढूंढो और उस पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। एक कंडीशन तो ये था, और दूसरा ये बताया था कि रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो वो जीआई कब शो करेगा। 3 से लेके 7 मेंबर के रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अलावा जीआई नहीं चेक करना है। डबल बॉन्ड पे जीआई नहीं चेक करना है। हमें चेक कहाँ पे करना है, अगर 7 से ज्यादा के मेंबर की रिंग है उसमें अगर कोई डबल बॉन्ड है तो वो डेफिनेटली जीआई शो करता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ स्पेशल केस मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं स्पेशल केस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि जीआई अबाउट ऑक्साइम कैसे चेक करते हैं। जीआई अबाउट ऑक्साइम। तो सबसे पहले तो समझ लें कि ऑक्साइम क्या होता है। एक बार ऑक्साइम समझ गए तो उसके अबाउट जीआई भी बता लेंगे। तो ऑक्साइम समझते हैं पहले क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि अमोनिया डेरिवेटिव जो होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव व्हेन react with aldehyde and कीटोन। अमोनिया डेरिवेटिव जब अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, दे फॉर्म ऑक्साइड। दे फॉर्म ऑक्साइड। अमोनिया का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, हम समझते हैं ऑक्साइम क्या है और अमोनिया डेरिवेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, एक कंपाउंड होता है NH2OH। ये एक्चुअली आता कहाँ से, अमोनिया से। अमोनिया को मैं लिखूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ NH2H, और H की जगह मैं अगर H को रिप्लेस कर दूं OH से तो इसी को बोला जाता है ऑक्साइम। यानी अमोनिया में एक्स्ट्रा ओ आ गया तो इसका नाम हो गया ऑक्साइम। अमोनिया में एक एक्स्ट्रा ओ आ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइम। अब अगर इस ऑक्साइम को अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करा दिया जाए, ध्यान से देखना कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कैसे होता है उसका तरीका मैं बता देता हूँ बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, अल्डिहाइड का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ RCOH, और कीटोन को मैं लिख सकता हूँ RCOR, है ना। अब मैं अगर मान लो NH2OH से रिएक्शन कराना तो कैसे कराएंगे, तरीका ध्यान से देखेंगे। NHOH लिख दिया इधर, इधर भी NOH लिख दिया हमने, और इसका जो हाइड्रोजन है ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, और इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वाटर रिमूव करना है। अगर इस वाले में से पूरे में से वाटर रिमूव करूं तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N और OH। बना या नहीं बना, ये कंपाउंड बना हमारा। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है हमारा, सॉरी इसको हाइड्रोक्सिलमाइन बोलेंगे, ये ऑक्साइम नहीं है, सॉरी हाइड्रोक्सिलमाइन। ये जो कंपाउंड बना इसको ऑक्साइम कहते हैं। यानी ऑक्साइम आर कंपाउंड इन विच C डबल बॉन्ड NOH एग्जिस्ट। C डबल बॉन्ड NOH जिसमें आता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑक्साइम हो गया।
अब ये मैंने किससे बनाया है, अल्डिहाइड से बनाया। ये मैं चाहूँ तो कीटोन से भी बना सकता हूँ। कीटोन से कैसे, कीटोन से भी सेम वर्क करें। यहाँ से वाटर निकाल दें इसका, तो ये बन जाएगा आर सी, इधर भी आर, डबल बॉन्ड एन ओ एच। ये भी क्या है, ऑक्साइड। एक ऑक्साइम एल्डिहाइड से बना है, एक ऑक्साइम कीटोन से बना है। यानी एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन बोथ कैन फॉर्म ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। फायदा क्या है बेटा, वो ध्यान से देखेंगे। जो ऑक्साइम होते हैं ये खुद जीआई शो करते हैं। रीजन में समझाऊं, रीजन में ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्चुअली मैंने कहा था कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सी डबल बॉन्ड एन के अलोंग जीआई शो करते हैं। क्या इसमें सी डबल बॉन्ड एन है, देखिए ध्यान से, सी डबल बॉन्ड एन है, और इसके बाद इस पे एक लोन पेयर और एक OH है, दो डिफरेंट ग्रुप हो गए। इसके अलावा इस कार्बन पे भी देखें तो दो अलग अलग ग्रुप हो गए। कीटोन में भी देख लें, कीटोन में भी ये, अब कीटोन में क्या होगा, अगर ये दोनों सेम रहेंगे तब तो ये जीआई शो नहीं कर पाएगा। यानी एल्डिहाइड या कीटोन का जो इधर वाला पार्ट है अगर वो डिफरेंट हुआ, इधर वाला पार्ट, तो वो जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करके, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करके कंपाउंड ऑक्साइम बनाएगा तब वो जीआई शो करेगा। यानी कभी कभी हमको क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करके जीआई शो करेगा। तो उसका तरीका क्या होगा, तरीका बहुत ही सिंपल है, जो हमने आपको सिखाया यही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। ये रिएक्शन करा दिया, वाटर का रिमूवल होगा। ये क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, और वाटर का रिमूवल बेटा कहलाता है डिहाइड्रेशन। क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव होना। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। हाइड्रोक्सिल अमाइन विथ एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल अमाइन विथ कीटोन, दोनों में ही वाटर निकाल जाएगा। वाटर निकलने के बाद जो बनेगा कंपाउंड वो ऑक्साइम है, और वो जीआई डेफिनेटली शो करेगा। अगर कंडीशन क्या है, इस साइड तो देखना नहीं बेटा, क्योंकि एक लोन पेयर और एक OH हो ही जाएगा। इस साइड देखो कि अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, यानी एल्डिहाइड के सी डबल बॉन्ड O से जो दो ग्रुप लगे थे, जैसे थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि ये कोई एल्डिहाइड है जिसके दो डिफरेंट पार्ट है। मान लो एक अपने को ग्रुप दिख रहा है कैसा, ये रेड कलर का, एक ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये मान लो सी डबल बॉन्ड O है। तो सी डबल बॉन्ड O पे फोकस नहीं करना है, ये तो वाटर बन के निकलेगा। सी डबल बॉन्ड का O देखो वाटर बन के निकल रहा है। तो ये जो दोनों पार्ट है एल्डिहाइड के किनारे वाले पार्ट या कीटोन के किनारे वाले पार्ट, अगर यही दोनों डिफरेंट हुए तो डेफिनेटली उधर जाके रिएक्शन करने के बाद जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये तरीका होता है इसका जीआई शो करवाने का। तो ये कंपाउंड हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कंपाउंड जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज को अपने को फॉलो करना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बताना है बच्चों कि कितने कंपाउंड जो है इनमें से जीआई शो करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमने लिखा है विच कैन शो जीआई व्हेन इट रिएक्ट विथ NH2OH। फर्स्ट कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंड कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड, थर्ड कंपाउंड है एसीटोन, फोर्थ कंपाउंड है एसीटोफिनोन, फिफ्थ कंपाउंड है, ये रिंग के हिसाब से बना दिया डबल बॉन्ड, ये भी कीटोन है एल्डिहाइड है, ये चेक करके बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर ये कंपाउंड, तो ये सारे कंपाउंड मैंने लिख दिए, और ये कंपाउंड में आपको 6 क्वेश्चन आपको लिखे हैं। 6 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो आपके कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो जीआई शो कर रहे हैं। यहाँ पे वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो और 6 क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, करेक्ट करते हो, और इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करोगे तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा इसका डिस्कशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों डिस्कशन इसका। फर्स्ट कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड, चेक करते हैं कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पहले बना लें। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O। बच्चों अगर ये NH2OH से रिएक्शन करेगा तो NOH इधर बना लिया, HH बाहर की तरफ बना लिया, और ये रिएक्शन करा दिया हमने, और ये बन गया कंपाउंड हमारा HCH डबल बॉन्ड NOH। और यहाँ पे लोन पेयर बनाएंगे ही बनाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से बॉन्ड बना चुका है, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखते हैं क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। भाई इधर देखें तो ये कंपाउंड भी H है, इस डायरेक्टर का जो हीरो है वो भी वरुण धवन है, इसका भी फिर से वरुण धवन है, और दोनों वरुण धवन हो गए, तो इसका मतलब ये मूवी नहीं बनाएगा। इसने बोला था जुड़वा नहीं लेना है अपने को। तो इसका मतलब ये, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज यहाँ पे समझने में थोड़ी तकलीफ आएगी आपको। तो चलिए बात करते हैं इसमें। तो ये दोनों सेम हो गए, और अगर ये दोनों सेम हुए तो बेटा डेफिनेटली ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा,
आंसर है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हो गए। अगर नीचे का पार्ट ऊपर करो, ऊपर का पार्ट नीचे करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड जीआई शो करने वाला नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लूंगा। आप करूंगा क्या, ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, इस पार्ट को देखो, सी डबल बॉन्ड ओ बना के ये देखो कि ये दोनों अलग अलग है कि नहीं। अगर दोनों अलग हुए तो डेफिनेटली जीआई शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा बच्चों CH3CHO, और इसको मैं थोड़ा ओपन कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CHCH3। और अगर ऐसा हो गया तो ये इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगेगा, और बाद में ये ग्रुप हमको डिफरेंट दिख रहा है, ये ग्रुप डिफरेंट दिख रहा है, तो ये अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ये CH3 चेंज हुआ है ना, अगला वाला कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी देखो ध्यान से, ये CH3 अगर हो जाए और ये H हो जाए तो ये डेफिनेटली जीआई शो कर जाएगा। या इधर से देख लें, अगर ये दोनों अलग हैं तो जीआई शो करेगा। हम सिर्फ इतना देखेंगे, अल्डिहाइड कीटोन पे सी डबल बॉन्ड ओ को छोड़ करके बाकी जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो अगर डिफरेंट हुए तो जीआई शो कर जाएगा, ये जीआई शो कर जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा एसीटोन पे। एसीटोन का स्ट्रक्चर हर किसी को पता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 डबल बॉन्ड O। CH3 बेटा थोड़ा लिखने का स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये दोनों सेम हो गए, A इज इक्वल टू बी। और अगर A इज इक्वल टू बी है तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। ये तरीका हो गया हमारा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या एसीटोफिनॉन जीआई शो करेगा? चलिए देखते हैं इसको। एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर बना ले बेटा। एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर जिन बच्चों को नहीं पता है वो अभी के अभी याद करेंगे। CH3 डबल बॉन्ड O, और इधर लगा दो बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग लगा दो। याद करने का छोटा ट्रिक बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे। एसीटोन के एक पार्ट को फिनाइल में कन्वर्ट कर दो तो वो कहलाएगा एसीटोफिनॉन। एसीटोन, एसीटोफिनोन। अगर एक पार्ट को फिनाइल में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा एसीटोफिनोन, और अगर दोनों पार्ट को बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो नाम हो जाएगा बेंजोफिनॉन। क्या हो जाएगा नाम? बेंजोफिनॉन। तो एसीटोफिनोन चेक करते हैं। एसीटोफिनोन में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों डिफरेंट है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए जब बी के बराबर नहीं है इसका मतलब ये पार्ट जीआई शो कर जाएगा, तो ये जीआई शो करेगा हमारा। इसमें देखते हैं बच्चों, ये पार्ट में ध्यान से देखें तो इस पार्ट को मैं यहां से कट करूं तो यहाँ पे CH2 दिख रहा है, यहाँ पे भी CH2 दिख रहा है, और अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को बच्चों मैं यहां से कट करूं, देखना ध्यान से, अगर यहां से मैं कट करूं तो ये पार्ट पूरा पूरा बराबर कट जाएगा, और ये पूरा बराबर कटेगा तो इसका मतलब ये कभी जीआई शो नहीं करेगा। तो ये तरीका हो गया। मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब मैं क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देता हूं, वो आप खुद से सॉल्व करो और बताओ कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो बच्चों आपके लिए जो होमवर्क के तौर पे क्वेश्चंस हैं वो ये हैं 5 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन +4 मार्क का है, +4 और साथ के साथ -1 मार्किंग भी है इसकी। -1 आपको -1 मिलेगा, -1 आपके काट लिए जाएंगे मार्क्स अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है तो +4 और -1 है। आपके पास 5 क्वेश्चन है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये पांचों क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने खत्म कर लिया कि कौन कौन से कंपाउंड के अंदर जीआई होता है और कैसे जीआई वो शो करता है। अब बच्चों जो अपना अगला पार्ट है वो ये चेक करना है कि कोई भी कंपाउंड कितने नंबर ऑफ जीआई शो कर सकता है। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीआई इन एनी कंपाउंड, ये अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कितने टोटल नंबर ऑफ जीआई होंगे। टोटल नंबर ऑफ जीआई काउंट करने के लिए बेसिकली बेटा हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और वो फार्मूला हमें पहले सीखना होगा और उसको याद भी करना होगा, और देन हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैं आपको सिखाऊं उसी टाइम आप पेन पेपर लेकर के उसको कम से कम 5-5 बार लिखें फॉर्मूले को और याद करें, क्योंकि अब अगर आप अभी याद नहीं करोगे तो आप कभी याद नहीं करोगे। बस इतना बात याद रख लो। तो आपको अभी याद करना है, ठीक है। और आपको मैं अगर अगली क्लास में पूछूं तो आपको दोहराना भी है उस चीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ जीआई सेंटर इज इक्वल टू n, अगर हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करना है हमको, और अगर हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ जीआई सेंटर जो है n है, तो अगर जीआई सेंटर की वैल्यू हमें पता हो कि इतने जीआई सेंटर है, अब जीआई सेंटर क्या होते हैं वो भी देखते हैं।
तो जीआई सेंटर मतलब कितने ऐसे डबल बॉन्ड है जहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, या कितनी ऐसी रिंग है जिसके अबाउट जीआई पॉसिबल है। अगर ये हमने पता कर लिया तो हम टोटल नंबर ऑफ जीआई भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर हम बता दें कि एन नंबर ऑफ सेंटर है, 1 2 3 5 कितने भी सेंटर है वो अगर हमने फाइंड कर लिया, तो अब यहाँ पे बेटा दो केस बनेगा। कंपाउंड विथ अनसिमेट्रिकल एंड, अनसिमेट्रिकल एंड मतलब जिसको हम अगर बीच से काट दें और ये वाला पार्ट कुछ और दिखे और ये वाला पार्ट कुछ और दिखे, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड विथ अनसिमेट्रिकल एंड। लेकिन अगर हम कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को कट करें और वो कंपाउंड जो है हमको वो अगर एक ही जैसा दोनों पार्ट दिखे, तो उसको बेटा हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एंड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझते हैं जरा इसको, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एंड का क्या मतलब है। अगर मैं ये डस्टर लूं और इसको मिडिल से बिल्कुल काट दूं, तो बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो ये हो गया सिमेट्रिकल एंड। मतलब ये वाला पार्ट अगर इसका मिरर इमेज बनेगा तो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल एंड, ठीक है। और अगर मैं इस चीज को कट करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये लेकर के कट करता हूं, अगर इसको मैं दो भाग में कट करूं, तो ये रेड वाला पार्ट जो व्हाइट वाले पार्ट के जैसा नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि दोनों पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है, यानी ये केस हो गया अनसिमेट्रिकल एंड का। तो सिमेट्रिकल एंड और अनसिमेट्रिकल एंड हमने आसानी से समझ लिया। दोनों अगर सेम होंगे, मिरर इमेज जैसा दिखेंगे तो सिमेट्रिकल है, और अगर नहीं दिखे, ऐसा दिखे मार्कर जैसा हाफ हाफ पार्ट दिखे, तो इसका मतलब ये मिरर इमेज तो नहीं है एक दूसरे का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो अनसिमेट्रिकल एंड वाला है। तो दो केस बनेगा, अनसिमेट्रिक आएगा बेटा अगर दोनों एक जैसा नहीं हुआ, अनसिमेट्रिक अगर आ गया और दोनों एक जैसा नहीं हुआ, तो इस केस में हमारा जीआई का संख्या सीधे सीधे होगा 2 टू द पावर n। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 4, अगर n की वैल्यू 3 है तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से डायरेक्ट हम जीआई बता लेंगे। लेकिन अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल एंड का आ गया, सिमेट्रिकल एंड का मतलब बेटा हमने अभी बताया कि अगर मैं इसको काट दूं दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में क्या कर दूं, कट कर दूं, तो दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेगा, एक ही जैसा दोनों पार्ट दिखेगा, और एक जैसा अगर दोनों पार्ट दिख रहा है इट मीन्स कि ये सिमेट्रिकल एंड वाला हो गया। और अगर सिमेट्रिकल एंड वाला हुआ तो उसके केस में दो फॉर्मूले लगेंगे। कैसे, अगर n की वैल्यू इवन है, यानी n की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं उसकी संख्या अगर 2 4 6 8 आ रही है, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे कितना था बेटा 2 टू द पावर n, यहाँ पे पावर में से एक कम कर देंगे क्योंकि अब संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी। तो n माइनस पहले क्या कर लेंगे 1, और प्लस साथ में क्या कर लेंगे 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे n माइनस 1 है और यहाँ पे n बाई 2 माइनस, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, अगर याद करना चाहें तो बहुत ही बेसिक है। 2 टू द पावर n इधर, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। अगर मैं n इज इक्वल टू ऑड ले लो, यानी n की वैल्यू अगर आएगी जीआई की संख्या 1 3 5 7 आ गई, तो ऐसे केस में फॉर्मूला हमारा बनेगा 2 टू द पावर n माइनस 1। देखो इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस अंतर क्या है यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। ऐसा इसलिए क्या, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मान लो यही वाला फॉर्मूला रहता और इसकी वैल्यू 3 हो जाती, तो 3 होती तो 3 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 1 कितना हाफ आएगा। हाफ का मतलब 2 के पावर हाफ का मतलब कितना हो गया √2, और √2 का मतलब हो गया 1.44, √2 का वैल्यू 1.4, हाँ 1.414, तो 1.4 आ जाता। जैसे मान लो कि आगे 3 है और 3 में 1.4 जोड़े तो 4.4 जीआई। भाई 4 समझ में आता है, 4.4 जीआई का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब फॉर्मूले में अगर n इवन है तो कुछ और रखना पड़ता है फॉर्मूला, n ऑड है तो कुछ और रखना पड़ता है, और अगर n इवन है तो क्या रखना पड़ता है 2 बाई n बाई 2 माइनस 1, और इधर लिखना पड़ता है n माइनस 1 पहले घटा दो, अगर ऑड है एक घट जाएगा तो अब इवन बन गया, और इवन में आराम से 2 से भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये तरीका हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं बेटा किसी भी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड कितनी जीआई शो कर रहा है। चलिए कुछ बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने लेता हूं मैं, और उनको आप सॉल्व करेंगे और फिर आप अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ जीआई काउंट करने का। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, इस कंपाउंड में हमको ये बताना है कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं पहले तो कि कितने जीआई सेंटर हैं। तो जीआई सेंटर का मतलब क्या है, सभी डबल बॉन्ड को अंडरलाइन करेंगे, या वो कंडीशन रिंग अगर होगी तो रिंग
डबल बॉन्ड होगा रिंग में तो वो भी सोच करके हम बताएंगे कि यहाँ पे जीआई होगा, उसको स्टार लगा देंगे। पहले ये चेक करते हैं इससे डबल बॉन्ड पे जीआई होगा कि नहीं होगा। इसके किनारे देखें, ये CH3 है, ये H है, ये दोनों अलग हो गया। इधर देखें तो H, और इस पूरे को एक मानना है हमें, इस पूरे को एक मानना है, तो H हो गया और ये पूरा तो अलग अलग है, इसका मतलब ये एक जीआई सेंटर है, इसके अलाउंग जीआई हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड पे आते हैं, डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, इधर ये ग्रुप लगा है, इधर हाइड्रोजन लगा होगा, अलग अलग हो गया। इधर भी देखें तो इधर हाइड्रोजन लगा होगा और ये पूरा ग्रुप अलग है इससे, तो ये भी जीआई शो करेगा। जीआई सेंटर की संख्या बेटा कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, तो n बराबर हमारा आ चुका है 2। और चेक कर ले सिमेट्रिकल एंड है या अनसिमेट्रिकल एंड, तो देखते हैं कैसे। कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन का मतलब 1 2 3, 3.5 पे हम इसको कट कर देंगे। अब लेफ्ट पार्ट को देखो, राइट पार्ट के जैसा ही है कि नहीं है, इधर CH2 इधर भी CH2 सेम है, इधर CH2 सॉरी इधर CH इधर CH इधर भी CH सेम है, इधर भी CH इधर भी CH सेम है। उसके बाद इधर CH3 है और इधर CH2 है, जहां इधर CH3 है वहीं पे इधर क्या है CH2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों डिफरेंट हो गए। और अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए तो सिमेट्रिकल एंड है, अनसिमेट्रिकल एंड आ गया हमारा अनसिमेट्रिक। और अगर अनसिमेट्रिक एंड आ गया तो अनसिमेट्रिक एंड में सीधे सीधे फॉर्मूला 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 2, और आंसर हमारा आ जाएगा 4। आंसर हमारा कितना आया 4। अगर हम सॉल्व भी करना चाहें ना अपने तरीके से, इसको सॉल्व करके बताओ कैसे 4 हुआ, तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल है। मान लो मैं पहला इसको बोल दूं फर्स्ट पोजीशन और इसको बोल दूं सेकंड पोजीशन, तो 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। आगे के सारे क्वेश्चन के आप कॉम्बिनेशन अपने से खुद से बनाओगे। फर्स्ट वाला इधर ले लिया, इधर सेकेंड वाला ले लिया। फर्स्ट वाला मान लो पहले सीस है, दूसरा वाला भी सीस है, एक केस, दोनों सीस फॉर्म में होंगे, पहला केस। दूसरा केस पहला वाला सीस हो लेकिन दूसरा वाला ट्रांस फॉर्म में हो, एक सीस के फॉर्म में दूसरा ट्रांस के फॉर्म में हो। तीसरा केस बनेगा पहला वाला ही सीस की जगह ट्रांस हो और दूसरा वाला कैसा हो सीस हो। और चौथा केस बनेगा पहला वाला ट्रांस हो और दूसरा वाला भी कैसा हो ट्रांस। तो तरीका बहुत ही सिंपल है, दोनों सीस दोनों ट्रांस, पहला सीस दूसरा ट्रांस, पहला ट्रांस दूसरा सीस। तो 4 केस बनेंगे, हम आसानी से बता भी सकते हैं, काउंट भी करा सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से भी काउंट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है तो हमें डायरेक्ट टिक करना होता है कौन सा आंसर है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बना बना के ड्रॉ कर करके दिखाएं। हम यहीं पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि वहाँ एग्जाम में सिर्फ अपने को टिक मारना होगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, सिमेट्रिक एंड है कि अनसिमेट्रिक एंड है। तो पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 8 कार्बन तो हमें पता है बेटा कि 1 इधर, फिर 2 पे आए, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, यहाँ से कटेगा। अब यहाँ से कटे तो जो इधर दिख रहा है वही इधर है, जो ये वाला दिख रहा है वही इधर भी है, जो ये वाला दिख रहा है वही इधर भी है, और अगले डबल बॉन्ड, यानी सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। यानी यहाँ पे एंड कैसा हो गया, एंड तो हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब एन का वैल्यू फाइंड करें, एन का वैल्यू कैसे फाइंड, क्या इसके अलाउंग जीआई शो करेगा। इस डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जगह जीआई पॉसिबल। देखते हैं क्या सारे कर जा रहे हैं जीआई। पहले देखो बेटा, किनारे में जो डबल बॉन्ड होता है वो कभी जीआई नहीं शो करता, उसका रीजन समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। किनारे में अगर अगर होगा तो यहाँ पे CH2 होगा, और ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए, सेम हो गए, तो इसके अलाउंग जीआई नहीं होगा। और ये अगर इसके अलाउंग जीआई नहीं होता ये तो डबल बॉन्ड बेकार चला गया। सिमिलरली इसके भी किनारे में है तो ये भी डबल बॉन्ड बेकार चला गया, ये भी CH2 है। अब ये दो तो हो गए बेकार। यहाँ पॉसिबल है, रीजन क्या है, इधर हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप, ये दोनों अलग अलग दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और इस पूरे ग्रुप को एक साथ देखेंगे बेटा, इसके लिए इसका जब डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना तो इसके लिए इसको और ये पूरे पार्ट को अलग से देखेंगे, तो ये जीआई शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी H है और ये पूरा ग्रुप अलग, यहाँ पे भी H होगा और ये पूरा ग्रुप अलग। तो ये दो ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे CI शो करेगा, और जो दो सेंटर है तो n की वैल्यू हो गई 2, और अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो हमारा फॉर्मूला जो था वो था 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ये 1 और ये 2 टू द पावर 2 बाई 2 1, 1 माइनस 1 0, 2 का पावर 1 और 2 का किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।
2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना आएगा हमारा 3। अब यहाँ ध्यान से देखें, पिछले क्वेश्चन में भी 3 सेंटर थे लेकिन 2 सेंटर थे, आंसर 4 आया था। इसमें भी 2 सेंटर है लेकिन आंसर कितना आया 3। तो अगर इस चीज का ध्यान नहीं दोगे कि सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है तो आंसर गलत हो जाएगा। अब कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आएगा कि सर वो जो एक गायब हुआ वो तो बताओ कैसे गायब हुआ, होने तो चाहिए था कितने 4, वो कितना गया 3, एक गया कहाँ, एक किधर है। तो अगर उसको आपको जानना है तो मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। भाई दोनों सीस दोनों ट्रांस, 2 केस हो गए। तीसरा केस था पहला सीस दूसरा ट्रांस, पहला ट्रांस दूसरा सीस, ये थे 4 केस, है ना। तो पहले दोनों सीस ये एक केस हुआ, दोनों ट्रांस दूसरा केस हुआ। भाई अगर मैं बोलूं पहला सीस दूसरा ट्रांस तो कोई बोलेगा कि मैं तो लेफ्ट से काउंट कर रहा था। मैं बोलूंगा पहला ट्रांस दूसरा सीस तो बोलेगा मैं राइट से काउंट कर दूं। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि भाई एक तरफ से इधर बोलूंगे ट्रांस और सीस है, कैसा एंड है हमारा सिमेट्रिकल एंड है। तो अगर इधर से ट्रांस सीस बोलूं तो उधर से क्या बोलूंगा सीस ट्रांस, जबकि कंपाउंड तो सेम ही है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो सीस ट्रांस और ट्रांस सीस वाले में एक ही काउंट होता है क्योंकि वो एक ही होता है कंपाउंड, 2 नहीं होते। बस वो भ्रम होता है कि 2 है लेकिन रियलिटी में कितने होते हैं, वो एक ही होते हैं। तो अगर एक होगा तो दोनों सीस दोनों ट्रांस और एक ट्रांस दूसरा सीस, इस तरीके से सिर्फ 3 केस बनेंगे और यहाँ पे टोटल जीआई की संख्या हो जाएगी 3। बेटा ये 2 कंपाउंड आपको एज अ होमवर्क दिया है मैंने। ये 2 कंपाउंड के जो भी आपके आंसर आ रहे हो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इनको मान लो मैं बोल देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन। तो आप जब भी आंसर लिखना उसमें ऊपर लिख देना होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करना। 3 का आंसर लिखना और 4 का आंसर लिखना, तो मैं चेक कर लूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और होमवर्क जो भी मिले उसको बहुत ईमानदारी से करिए, हो सके तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, तभी आप सीखेंगे। सीखने का मतलब यही होता है कि जब आपको प्रॉब्लम मिले तभी आप पूरा दिमाग लगाओ और आप सीख जाओ। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम तो बाद में कर लेंगे, उनका बाद एक्चुअली कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो बाद में नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे उसी टाइम सॉल्व कर देंगे। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पहले तो कौन शो कर रहे थे वो हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, यानी सीस और ट्रांस के अलग अलग कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये कंपाउंड शो करते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीआई इधर लिख दिया, इधर हमने बना दिया सीस और इधर बना दिया हमने ट्रांसफॉर्म। और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं हम डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में कैसे कमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम होगा। चलिए मैं बनाता हूँ कंपाउंड। ये हमारे पास है CH3H और ये भी है इधर CH3 और H। डाइपोल मोमेंट बच्चों मैंने बताया था क्लास जब 11th में पढ़ाया था आपको, तो वहां पे हमने देखा है कि डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होता है कि ये जो कंपाउंड होता है मिथाइल जो होता है वो प्लस आई ग्रुप होता है, याद है ना, कुछ बच्चे भूल भी चुके होंगे। और दूसरा मिथाइल भी कैसा होगा प्लस आई ग्रुप। और ये भी बताया था कि प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को, आधा खींचते हैं बोल रहे हैं, देख लो, पढ़ाई छोड़ के बैठे हो तुम लोग, है ना, रिवीजन करो क्लास 11th के नोट ध्यान से। चलो, प्लस आई वाले हमें पता है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भेजेंगे। तो ये एरो हमने बना दिया, डाइपोल मोमेंट को हम एरो से शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर की तरफ आएगा। और इधर से भी अगर ये मिथाइल डोनेट करेगा तो ये भी एरो इधर की तरफ आएगा। हाइड्रोजन का हमने बताया था डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसकी 3.75 होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ज्यादा होती है थोड़ी सी सिंगल बॉन्ड से। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, कार्बन अगर sp है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, sp2 है तो कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और sp3 है तो कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जिनको याद नहीं होगा एटलीस्ट वो अपने नोट्स में देख करके, और देख करके भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको लिखना जरूर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कार्बन sp तो कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 तो कितनी, sp3 तो कितनी। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो है सॉरी 2.75 है, तो ये खींचेगा, ये ज्यादा है तो खींच दिया, इधर भी खींच दिया। अब ध्यान से देखें, तो जो 2 एरो हैं हमारी वो ऐसे जा रही हैं और ये जो 2 एरो हैं वो स्लाइटली ऐसे जा रही हैं,
ये बड़ी वाली एरो हम, ये हाइड्रोजन का बहुत ही खींचने वाला काम बहुत ही कम होता है, तो हाइड्रोजन को नेग्लिजिबल माने तो ओवरऑल जो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। हाइड्रोजन को नेग्लिजिबल ही मानते हैं, बिल्कुल नहीं होता, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हम बनाए तो नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन अगर मैं यही ट्रांस में बना दूं, तो ट्रांस में बनाए बच्चों तो ये होगा इधर की तरफ, ये अपने पास इधर की तरफ, ये H और ये H। ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, जबकि ये मिथाइल बोलेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, और ये मिथाइल बोलेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा क्योंकि मैं भी प्लस आई हूं। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, इधर से एरो आई इधर से एरो आई। अभी रामायण देख रहे थे, रामायण में क्या होता था, एक तीर इधर से आ रही एक तीर इधर से आ रही, दोनों लड़ करके क्या होती खत्म हो जाती है बीच में। तो सिमिलरली ये दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0। और सिमिलरली ये हाइड्रोजन वाले का डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ, दोनों का टकरा कितना हो गया, 0। तो इसका डाइपोल मोमेंट जिसको हम किससे शो करते हैं, म्यू से, ये होता है 0। बच्चों डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, यूनिट क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। और एक जो डिबाई होता है उसको ईएसयू सेंटीमीटर में कितना होता है, एक डिबाई कितने ईएसयू सेंटीमीटर के बराबर होता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो, तो ये हम बात कर लिया हमने, ये हो गया, और ये तो ये 0 हो गया, जबकि ये कैसा होगा, ये नॉन जीरो होगा। इसका डाइपोल मोमेंट कैसा है, 0, और इसका कैसा हो गया, नॉन जीरो। देखो बच्चों डाइपोल मोमेंट को हमने पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। यानी जिसका डाइपोल मोमेंट है उसमें चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं है, जबकि जिसका 0 है उसमें चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 0। इट मीन्स कि वो कैसी है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल स्पीसीज जैसी है। ऑलमोस्ट कैसी मानेंगे उसको, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ है, इसका मतलब ऑलमोस्ट चार्ज 0 है, और चार्ज 0 तो मतलब कैसी है, पूरी की पूरी न्यूट्रल है। और अगर ये न्यूट्रल हुई ओवरऑल तो ये जीआई शो नहीं कर रही। अब देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर अब अपना, तो यहां से कमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, पहले वाले का कमेंट लिखेंगे, सिस वाला ग्रेटर देन ट्रांस हो गया, ठीक है, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये हमने अगर आपको याद हो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पढ़ाया था मैंने आपको, तो वहां पे आपने देखा था कि जो कंपाउंड होते हैं उनमें जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो जब हीट करेंगे तो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, और ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे तो बॉयल नहीं होंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि सिस वाले में जो था डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तो डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होता है, दो चीजें अगर डाइपोल के फॉर्म में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर सकती है। इसका मतलब ये कैसा है, पोलर चीज है, और पोलर चीज होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं ज्यादा कमेंट ना करके यहाँ पे लिख दो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा था, सिस का ग्रेटर देन क्या था, ट्रांस, तो इसलिए सिस ग्रेटर देन ट्रांस हमारी ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, सिस ग्रेटर देन ट्रांस होता है। अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बेटा, बहुत ही आसान है अगली प्रॉपर्टी है वाटर सॉल्युबिलिटी, पानी के अंदर घुलने की क्षमता, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो हम बोलते हैं ना, जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि एक अमीर आदमी की दोस्ती जो होती है वो अमीर के साथ ज्यादा अच्छी होती है, एक गरीब आदमी की दोस्ती कभी किसी अमीर इंसान के साथ, ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज है, नहीं होती है। तो जनरली क्या होता है रूल, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसे गरीब है गरीब के साथ आसानी से दोस्ती कर लेगा, अमीर अमीर के साथ आसानी से दोस्ती कर लेगा, लाल रंग है लाल रंग के साथ आसानी से मिल लेगा, लाल रंग नीले के साथ आसानी से नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी अगर कोई पोलर चीज है तो पोलर चीज उसके अंदर घुल जाएगी, और तो पोलर चीज को डिजॉल्व करता है। अब वाटर कैसा होता है बेटा, अगर वाटर की प्रॉपर्टी जान गए तो बाकी आसानी से बता लोगे। ये तो कैसा था, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, जिसका जीरो था और इसका नॉन जीरो, यानी ये कैसा हो गया, पोलर, और ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। और वाटर को बता दो कि पोलर है कि नॉन पोलर, और वाटर का जैसे ही आंसर आएगा वैसे ही इस प्रॉपर्टी का भी आंसर आ जाएगा। तो वाटर हमें पता होता है बेटा, वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेंट शेप होती है, ऐसे बेंट शेप होती है, ठीक है। अगर ये बेंट शेप है तो इसका जो लोन पेयर है इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर, इसका भी थोड़ा ऊपर की तरफ ही, ये हाइड्रोजन से खींचेगा और ये हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन खींचेगा, तो
ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जाता है, यानी वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। और अगर नहीं भी याद है तो याद भी कर लो कि वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। और अगर वाटर पोलर नेचर का है तो हमारा प्रॉपर्टी है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर हमारा ये जो ट्रांसफॉर्म है वो नॉन पोलर है तो वो वाटर के अंदर नहीं घुलेगा, जबकि सिस वाला पोलर है इसलिए वाटर के अंदर घुल जाएगा, क्योंकि वाटर खुद भी पोलर है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक पे चलता है, यानी वाटर सॉल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहीं ना कहीं क्या है, वाटर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जिसका ज्यादा उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 प्रॉपर्टी जिसमें हमने सब में आंसर क्या है, सिस ग्रेटर देन ट्रांस, सिस ग्रेटर देन ट्रांस और सिस ग्रेटर देन ट्रांस। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबिलिटी, डायपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल एक ही तरह से चल रहे हैं, जिसका एक का ज्यादा हो रहा है तो दूसरे का कम हो रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब डायपोल मोमेंट किसी भी कुछ भी क्वेश्चन दे, आप डायपोल मोमेंट निकालो और आंसर क्या होगा, हमेशा सिस ग्रेटर देन ट्रांस होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनका डायपोल मोमेंट ही क्या होता है, उल्टा भी हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि डायपोल मोमेंट निकालना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। डायपोल मोमेंट बिना निकाले आप क्वेश्चन के आंसर को मत दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप रट लो सिस ग्रेटर देन ट्रांस, हमेशा सही होगा। सिस ग्रेटर देन ट्रांस ऐसे केसेस में सही होगा जिसमें प्लस एम और माइनस एम दोनों टाइप के इफेक्ट लगेंगे, जैसे कि दोनों प्लस आई था या दोनों माइनस आई लगे या दोनों माइनस एम दोनों प्लस एम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्लस एम और एक माइनस एम हो जाने की कंडीशन में कंडीशन ये चेंज हो जाती है, पहला वाला आगे और आगे वाला पीछे चला जाता है, तो वहां पे आपको ये जरूर चेक करना है कि इफेक्ट कौन सा है और उसके हिसाब से आप आंसर करो। अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमेशा जो मैंने बताया है वही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिस और ट्रांस में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है कंपाउंड। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ये बना दिया सिस और ये बना दिया ट्रांस। सिस वाले में देखें तो जो दोनों ग्रुप है CH3 वाला, इसको बल्कि बोलेंगे ये बड़ा ग्रुप है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे तो वो भी कुछ तो जगह घेरेंगे, तो ये ज्यादा जगह है और ये भी ज्यादा जगह घेर रहा है। अगर ये दो बड़े बड़े ग्रुप एक ही जगह लग जाए, ऑब्वियस सी बात है, दो अगर बड़े बड़े ग्रुप रहे तो दोनों में आपस में क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी कि मेरे को यहाँ पे रहना है, इसको ये बोलेगा मेरे को यहाँ पे रहना है। तो ये दोनों ग्रुप जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो काफी नजदीक है एक दूसरे के, और बड़े बड़े ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनमें आपस में रिपल्सन होगा, बिगर ग्रुप विल रिपेल ईच अदर, और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है रिपल्सन, बड़े ग्रुप का आपस में रिपल्सन को स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। जबकि यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप, इसका डबल बॉन्ड पे देखें, एक बड़ा ग्रुप लगा उसके बगल में छोटा है, इधर भी एक छोटा लगा तो बगल में बड़ा है, तो इस तरह से बड़े 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 दूर चले गए, और अगर दूर चले गए तो रिपल्सन कम हो गया, और रिपल्सन कम होते स्टेबिलिटी क्या हो गई हमारी, ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे आंसर निकल गया, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस ग्रेटर देन सिस, ट्रांस वाला क्या होगा, ग्रेटर देन सिस होगा। तो ये हमें याद रखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपस में रिपल्सन ज्यादा होता है। डायग्राम जरूर बनाए और समझे उसको प्रॉपरली कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा कम स्टेबल होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कैसे समझते हैं वो ध्यान से देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट फिनोमिना होती है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफरेंट है वो ध्यान से देखेंगे। जब भी किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो मेल्ट हम किसी सॉलिड चीज को कराते हैं। सॉलिड चीज जितने प्रॉपरली पैक होगी उसको मेल्ट कराना उतना मुश्किल होगा, और जितनी इम्प्रॉपर पैक होगी उसको आसानी से मेल्ट करा दिया जाएगा। रीजन में समझाता हूँ। प्रॉपरली पैक होगी तो जब आप हीट दोगे तो वो ज्यादा देर तक हीट गेन करेगी, हीट गेन करेगी इसका मतलब उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। जबकि अगर इम्प्रॉपर है तो हीट कहीं से भी उसके अंदर एंटर कर जाएगी, और हीट एंटर कर गई तो आसानी से वो मेल्ट हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं सिस और ट्रांस में कि किसकी पैकिंग अच्छी है, पैकिंग पता चल जाएगी तो आसानी से हम बता लेंगे मेल्टिंग पॉइंट किसका अच्छा है। पैकिंग देखें तो अब ध्यान से देखना बेटा कि अगर मैं इसकी पैकिंग कराऊं, ऐसे खूब सारे लेयर बनाऊं, यहां से स्टार्ट करूं यहां तक लेयर बनाऊं, तो सारे बड़े ग्रुप एक साइड आ जाएंगे, फिर बीच में सबके CH2 आ जाएगा, फिर उसके बाद सब में नीचे छोटे छोटे हाइड्रोजन आ जाएंगे, और ऐसी एक और लेयर तैयार करें तो उसके नीचे बड़े बड़े ग्रुप फिर से आ जाएंगे। तो बड़े एटम की लेयर, फिर छोटे एटम्स की लेयर, फिर बड़े एटम की लेयर, फिर छोटे एटम्स की लेयर। तो ये जो पैकिंग है, बड़े बड़े वाले देखो, बड़े वाले तो काफी नजदीक रहेंगे लेकिन इसके बीच में स्पेस काफी सारा छूट जाएगा, छोटे वालों के बीच खूब सारा स्पेस छूटेगा।
लेकिन अगर हम पैकिंग कुछ ऐसे कराएं कि बड़ा एटम छोटा एटम, बड़ा एटम छोटा एटम, बड़ा एटम छोटा एटम, तो जो बड़े एटम से जगह, बड़े एटम और छोटे एटम के बीच जगह क्रिएट होगी, उसको ये बड़ी आसानी से पैक कर देगा, ज्यादा से ज्यादा एंट्री कर लेगा उसके अंदर। तो जो अगर हम सिस वाले में पैकिंग कराते हैं तो इसमें पैकिंग जो होती है वो हमारी प्रॉपर होती है, जबकि इसमें कैसी होती है, ट्रांस वाले में प्रॉपर होती है, जबकि इसमें कैसी होती है, इम्प्रॉपर होती है। तो ट्रांस वाले में अगर बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ऐसी पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर या ज्यादा, जैसे मान लो 2 कपड़े रखे हमने ज्यादा बड़े बड़े और उसके बीच एक छोटा कपड़ा आसानी से चला जाएगा, तो इस तरीके से ये क्या होगा, ज्यादा प्रॉपर पैक देगा। और ज्यादा प्रॉपर पैकिंग है तो इसका भी आंसर आ जाएगा ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो इस तरीके से हमारे 3 आंसर आए थे, सिस ग्रेटर देन ट्रांस, और 2 आंसर आए हमारे ट्रांस ग्रेटर देन सिस। 2 प्रॉपर्टी याद रखें, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट हमारे उसमें ट्रांस ग्रेटर देन सिस आता है, और बाकी जो 3 प्रॉपर्टी है उसमें सिस ग्रेटर देन ट्रांस आता है। लेकिन वो जो दोनों, ये हमेशा ये आंसर सही है, ये ऑलवेज ट्रू है, ये दोनों प्रॉपर्टी का हम लिख लेंगे कि ये ऑलवेज ट्रू है, ये आंसर हमेशा टी ग्रेटर देन सी आएगा। लेकिन इसके अलावा जो 3 प्रॉपर्टी है उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डाइपोल मोमेंट एंड देन वी कैन कमेंट। डाइपोल मोमेंट जैसा आएगा वो तीनों प्रॉपर्टी एक जैसी है। डाइपोल मोमेंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट, वाटर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो इस तरीके से हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया जीआई के बारे में, टोटल जितनी भी बातें हो सकती थी हमने सभी कर डाली। अब बस इसमें एक पार्ट बचा हुआ है कि कोई कंपाउंड सिस ट्रांस नहीं शो करेगा, तो वो क्या शो करता है, ईजेड शो करता है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज ई सिस्टम, व्हाट इज जेड सिस्टम, व्हाट इज सीआईपी रूल, व्हाट इज आर स्ट्रक्चर, व्हाट इज एस स्ट्रक्चर, व्हाट इज कायरल कंपाउंड, व्हाट इज कायरल कार्बन। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें।